ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है इतिहास विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम इतिहास लेखन में कारणवाद और ऐतिहासिकता का महत्व। ये कार्यक्रम MA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास लेखन की प्रथम इकाई से संबंधित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रहमान अली। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम इतिहास लेखन में कारणवाद और ऐतिहासिकता का महत्व। मित्रों, मैं प्रोफेसर रहमान अली, सेवानिवृत्त आचार्य विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। मैं आपके समक्ष आज बड़े महत्वपूर्ण शीर्षक इतिहास लेखन में कारणवाद और ऐतिहासिकता का महत्व पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वास्तव में यह विषय इतिहास के दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है। इसकी प्रचलन 19वीं 20वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने प्रारंभ किया। इसीलिए इसमें अधिकांश विद्वान यूरोपीय हैं। इतिहास लेखन की संभावनाओं में वस्तुनिष्ठता, विषयनिष्ठता एवं तथ्य आदि प्रमुख माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ कारण एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। अतः मनुष्य के कार्यों के कुछ कारण होते हैं। प्रोफेसर ओकशाट ने कारण को इतिहास के शब्दकोश से बाहर माना है, पर मैडलबाम ने स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक ज्ञान मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया में निहित है। परिणाम स्वरूप इतिहास मानवीय कार्यभार का अध्ययन है। मानवीय मस्तिष्क उन सभी कार्यकलापों का उद्गम स्थल होता है। कॉलिंगवुड के अनुसार कारण वह प्रमुख तत्व है जो मनुष्य को प्रेरित, प्रोत्साहित एवं बाध्य करता है। इतिहासकार मनुष्य को बाध्य करने वाले तत्वों का अध्ययन कारण के रूप में करता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर E.H. कार, एक अन्य विद्वान, ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। अतीत की घटनाओं के पीछे इतिहासकार कारणों की अन्वेषण करता है, जिसका उद्देश्य यह है कि वर्तमान का निर्माण अतीत की आधारशिला पर ही हुआ है। एक विद्वान डेविड थॉमसन ने स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान का पूर्णवत्व अतीत का परिणाम है। इस प्रकार वर्तमान का कारण अतीत है। वर्तमान की उपलब्धि के पीछे अतीत के कारण समाहित हैं। कारणों के अभाव में किसी परिणाम को ढूंढने का तात्पर्य इतिहास के उद्देश्यों की उपेक्षा करना है। मैडलबाम का कथन यथोचित है कि सार्वभौमिक नियम के अनुसार प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं जो उसी में निहित हैं। हॉलफेन ने भी लिखा है कि क्रय विक्रय, दान विनिमय, न्यायालय के न्याय, प्रशासनिक अध्यादेश के पीछे कुछ कारण निहित होते हैं। इतिहासकार का कार्य व्याख्या के परिवेश में अंतर्निहित कारणों को ढूंढना होता है। प्रोफेसर J.B. ब्यूरी के अनुसार
इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। जब ब्यूरी ने यह मत व्यक्त किया 1903 में, तो इतिहास को विज्ञान के समकक्ष कहा। उसका उद्देश्य था कि कारणों की व्याख्या में मतैक्य होना अनिवार्य है, परंतु कारणों की व्याख्या में इतिहासकारों में मतैक्य न होने से इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप पर आघात पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकारों के समक्ष अनेक कारण दिखाई देते हैं। यथा जर्मन सम्राट कैसर विलियम का व्यक्तित्व, शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा, उग्र राष्ट्रवाद का उदय होना जिसमें तुर्की साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य तथा रूसी साम्राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। यही नहीं, यूरोपीय शक्ति संतुलन को भी छिन्न भिन्न कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में इतिहासकार एवं इतिहास का विद्यार्थी संदिग्ध अवस्था में पड़ जाता है कि कारणों की व्याख्या कर एक सामान्य मार्ग ढूंढकर एक समन्वित दृष्टि से न्यायोचित कारणों को बताए। इतिहासकारों की कारण व्याख्या पर उनकी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इतिहास में कारण एक घटना या क्रिया होती है। उदाहरणार्थ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों के बिगड़ते हुए संबंध और व्याख्या करते समय इतिहासकार के समक्ष अनेक कारण आते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी घटना के पीछे एक नहीं अनेक कारण क्रियाशील रहते हैं। प्रत्येक कारण विशेष की उपज होता है। कॉलिंगवुड ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि इतिहासकार परिस्थिति जन्य कारणों की व्याख्या में अपने सिद्धांत तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशेष प्रभावित होता है। इतिहास कारण संबंध। इतिहासकार पूर्वाग्रही विचार ही प्रायः व्याख्या प्रधान होता है। कारण सिद्धांत की उत्पत्ति के संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। विलियम जेम्स के अनुसार इतिहासकार निष्कर्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कारण तथा परिणाम की खोज करता है। इतिहासकार उन कारणों के अन्वेषण हेतु बाध्य होता है जो किसी घटना अथवा कार्य के मूल में होते हैं। अतः कारण कार्य का समीकरण रेल की एक पटरी की भांति समानांतर है। कारण और परिणाम जरा भी अंतर हुआ तो इतिहास की हानि होगी। कारण की पंक्ति में अंतर के परिणाम स्वरूप परिणाम में अंतर अवश्य संभावी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कारण के अनुसार ही परिणाम होता है। उदाहरणार्थ, अधिक शीत का कारण हिमपात तथा वर्षा का कारण मानसून होता है। प्राकृतिक कारणों में आपसी संबंध निश्चित तथा पारस्परिक होता है। कार्य कारण के संबंध में मेंडलबाम की उक्ति तर्कसंगत प्रतीत होती है। जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है अथवा वस्तु में परिवर्तन करता है उसे कारण कहते हैं। उसके प्रभाव से प्रेरित परिवर्तित स्वरूप को प्रभाव कहते हैं। समस्त ऐतिहासिक अतीत का अध्ययन एकमात्र उद्देश्य घटनाओं के क्रमबद्धता का विश्लेषण है। यदि इतिहास अतीत की मानवीय कार्यों का अध्ययन है तो निश्चित रूप से इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य है कि वह कारणों के संबंध में बाह्य आभ्यंतर पक्षों पर ध्यान दे, क्योंकि मनुष्य का कार्य बाह्य तथा आभ्यंतर प्रभावों का ही परिणाम होता है। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर की राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकार अपने को अकबर की परिस्थिति में रखकर उसी के रूप में समस्याओं पर विचार करता है। परिस्थितियां बाह्य पक्ष होती हैं। अकबर की भावनाओं की अनुभूति कारण का आभ्यंतर पक्ष होता है। यहाँ कारण तथा परिस्थिति में अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। मेंडलबाम के अनुसार
किसी घटना के प्रमुख कारण को कारण कहते हैं तथा घटना में संबंधित छोटे छोटे कारणों को परिस्थिति कहते हैं। इतिहास में कारणों की अवधारणा। अरस्तु ने सर्वप्रथम कार्य कारण संबंध में अपने विचार की अभिव्यक्ति की थी। उसने कहा कि कारणों के अभाव में किसी घटना अथवा कार्य का होना असंभव है। हेरोडोटस को भी कारण कार्य संबंध का अच्छा ज्ञान था। उसके ग्रहण इतिहास लिखने का एकमात्र उद्देश्य ग्रीक एवं बर्बर जाति के कार्यों को सुरक्षित रखना तथा पारस्परिक संबंधों के कारणों को बताना है। महान इतिहासकार थुसिडाइडिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसे कार्य कारण संबंध का अच्छा ज्ञान नहीं था। कालिंगुट के अनुसार 15वीं सदी में कारण का तात्पर्य अपराध, दोषारोपण, युद्ध, पाप एवं गलत कार्य रहा है। वास्तविक अर्थ में कारण की स्पष्ट अवधारणा 18वीं सदी की देन है। मॉन्टेस्क्यू ने कारण सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की है। जैसे प्रत्येक राजवंश के उत्थान, राजत्व काल तथा पतन के पीछे कुछ भौतिक, कुछ नैतिक तथा सामान्य कारण होते हैं। सब कुछ उसी के तहत घटता है। रेनियर के अनुसार इतिहास में कोई घटना एक नहीं है, अब तो अनेक कारणों का प्रतिफल है। इतिहासकार का कार्य इन्हीं कारणों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना होता है। ईएचकार ने स्पष्ट लिखा है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना तथा कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। प्रोफेसर रोसेनफील्ड के अनुसार कारण सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य किसी तर्क युक्त योजना के कारण तथा परिणाम संबंधों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना है। अतः स्पष्ट है कि 20वीं सदी के इतिहासकारों की अवधारणा है कि किसी घटना के कारण क्रमबद्ध होते हैं, यथा किसी साम्राज्य का उत्थान और पतन, जो क्रमशः निश्चित है, पर यह कोई निश्चित नियम नहीं बल्कि यह एक मान्यता प्राप्त स्वीकृत तथ्य है। इनमें इतिहासकारों को सफलता भी मिली है। इतिहासकार को ऐतिहासिक शोध में घटनाओं को प्रभावित करने वाले सभी आवश्यक कारणों की व्याख्या करनी चाहिए। यही एडवर्ड मेयर के कारण संबंध की अवधारणा है। परंतु अन्य विद्वान डेविड थॉमसन के मतानुसार अधिकांश इतिहासकार कारणों की समुचित व्याख्या से बचने का प्रयास करते हैं। कुछ एक इतिहासकार कारण व्याख्या का आधार चयनात्मक, विषयात्मक तथा एक पक्षीय बताते हैं, इसलिए कभी कभी यह वर्णनात्मक हो जाता है। प्रोफेसर जी बैरक्लॉफ ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहासकारों को कारण चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे मात्र परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए। परंतु तर्क उचित नहीं प्रतीत होता, लेकिन यह संभव कारण एवं परिणाम समानांतर होता है। कार्य कारण का संबंध इतना घनिष्ठ है कि एक दूसरे से अलग करना असंभव है। एडवर्ड मेयर ने कहा कि कारणों का अनुसंधान ही ऐतिहासिक शोध तथा ऐतिहासिक आवश्यकता है। एक विद्वान प्रोफेसर वाल्स के अनुसार किसी घटना के अनेक कारणों को प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य नहीं। कारणों के प्रस्तुति के पश्चात इतिहासकार यह जानने का प्रयास करता है कि कारणों में प्रमुख कारण कौन था जिसके परिणाम स्वरूप घटना हुई। यथा प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण 1871 में हो गया था, जब बिस्मार्क ने एल्लेस तथा लॉरेन पर अधिकार किया था। उसके बाद घटनाओं का क्रम जारी रहा। कैसर विलियम की नीति, आर्थिक, औपनिवेशिक, सैनिक प्रतिद्वंदता, मोरक्को संकट, फसोदा संकट, आगार संकट आदि घटनाएं हुई, फिर भी युद्ध नहीं प्रारंभ हो सका। परंतु राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ने प्रथम विश्व युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कारणों में एक प्रधान कारण होता है जिसे घटना का मूल कारण कह सकते हैं, अन्य कारण सहायक कारण होते हैं।
प्रोफेसर टेने का कहना है कि इतिहासकार कारणों के बिखरे सूत्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसे बुनकर कपड़े के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा मकड़ी अपनी जाली बुनती है, इसमें वह क्रमबद्धता को प्रधानता देता है। जो भी हो, कारणों के अध्ययन हेतु हम कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ऐतिहासिकता के एक से अनेक कारण, इतिहास में नियतिवाद, इतिहास में संजोग की भूमिका, इतिहास के आर्थिक कारण, कारणों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करना, कार्य कारण संबंध। ऐतिहासिक घटना के एक से अधिक कारण। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार किसी एक घटना के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। उसे प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक शोध का विषय नहीं है। कोई भी ऐतिहासिक घटना केवल एक कारण का परिणाम नहीं होती है, वरन उसके एक से अधिक कारण उत्तरदायी होते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल को नकारते हुए तर्क देते हैं कि बिना अन्य कारणों पर ध्यान दिए किसी एक कारण पर केंद्रित होने से लोगों को सावधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभाव में अन्य कारणों का ही महत्व होता है जो मुख्य कारणों के साथ मिले जुले होते हैं। दूसरा, इतिहास में नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म इन हिस्ट्री। यह नया विचार है। नियतिवाद एक विश्वास है जो कुछ जटिल जरूर है। उसके एक या कई कारण होते हैं और वह किसी कारण अथवा कारणों से भिन्न हुआ करती है और भिन्न तरीके से घटित नहीं हो सकता। नियतिवाद इतिहास की ही नहीं बल्कि समस्त मानव व्यवहार की समस्या है। कार्ल आर पॉपर के अनुसार मानवीय कार्य व्यवहार में सब कुछ संभव है। E.H. कार की दृष्टि में पॉपर का यह तर्क अर्थहीन तथा मिथ्यापूर्ण है। इतिहास के अध्ययन का तात्पर्य अतीत में मानवीय कार्यों तथा उपलब्धियों का अध्ययन है। मेडलबॉम ने उचित ही कहा है कि मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रियाएं ऐतिहासिक ज्ञान में निहित हैं। कॉलिंगवुड ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि इतिहास अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन है। मनुष्य कारणों से प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य होकर कार्य करता है। अतः इतिहास को मानवीय व्यवहार के कारणों की खोज अवश्य करनी चाहिए। कॉलिंगवुड ने इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया और कहा है कि यूनानियों का विश्वास नियत में नहीं है। उनके अनुसार इतिहास का स्वरूप परिवर्तनशील है। जंगली अवस्था और वैज्ञानिक युग के मनुष्यों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिवर्तन के साथ मानवीय स्वभाव, व्यवहार तथा विचार में द्रुत गति से परिवर्तन होता रहता है। कॉलिंगवुड ने स्पष्ट लिखा है कि मानवीय व्यवहार में अस्थायित्व असंभव है, जीवन में कुछ अपरिवर्तित नहीं रह सकता, इत्यादि इत्यादि। अंततः नियतिवाद की अटूट आस्थावान इतिहासकारों का विश्वास है कि मनुष्य बाह्य परिस्थितियों तथा व्यक्तित्व की बाध्यता के कारण व्यवहार करता है। मेडलबॉम ने नियत का समर्थन किया है। विश्व की ऐतिहासिक घटना नियत के परिणाम है। एक कारण दूसरे में संबंधित होते हैं। यह सार्वजनिक नियम है कि प्रत्येक घटना यह मानवीय कार्य व्यवहार कारणों की नियत का परिणाम है। दूसरा बिंदु, इतिहास में संयोग की भूमिका, चांस इन हिस्ट्री। E.H. कार के अनुसार इतिहास कम अथवा अधिक संजोगों का एक अध्याय है। घटनाओं का ऐसा क्रम जिसका निर्णय संजोग करते हैं, उनका कारण अत्यंत सामान्य होता है। इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत एक्टियम के युद्ध का परिणाम यथोचित कारणों का नहीं बल्कि क्लियोपेट्रा के प्रति एंटोनी का आकर्षण था। गठियाग्रस्त होने के कारण जब मजाजेट मध्य यूरोप पर आक्रमण करने में असमर्थ रहा, तो उसके संबंध में गिब्बन का मत है कि एक व्यक्ति के किसी अंग विशेष पर त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का प्रयोग होने के कारण राष्ट्रों की विपत्ति
रुक गया और टल सकती है। 1920 में शरद ऋतु में यूनान के सम्राट अलेक्जेंडर की मृत्यु पालतू बंदर के काट लेने से हो गई। परिणाम स्वरूप घटनाओं का क्रम शुरू होता है और सर विंस्टन चर्चिल ने लिखा है कि बंदर के काटने से अलेक्जेंडर की मृत्यु के कारण यूनान में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए। भारतीय इतिहासकारों में भी इतिहास में संयोग को व्यापक प्रभाव स्वीकार किया है। 1527 ईस्वी में खनवा के निर्णायक युद्ध में बाबर द्वारा राणा संग्राम सिंह की पराजय का मुख्य कारण मात्र संयोग था। युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में तीर से घायल होने के पश्चात उसे युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार राणा संग्राम सिंह के पराजय से राजपूत शक्ति का शुरुआत हो गया। इसी प्रकार 1545 में कालिंजर के घेरे के समय हथगोले के फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। इससे एक महत्वपूर्ण इतिहास का अध्ययन समाप्त हो गया। रोमन इतिहासकार पॉलिबियस भी संयोग के निर्णायक प्रभाव को स्वीकार किया है। गिब्बन ने रोमन साम्राज्य के उदय को संयोग का परिणाम माना है। इतिहासकार जे.बी. ब्यूरी, एच.ए. फिशर, मानेक आदि विद्वानों ने संयोग के प्रभाव को स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि विश्व इतिहास में संयोग के लिए स्थान न होता तो इसका चरित्र बड़ा ही रहस्यवादी होता। यह संयोग अपने आप में स्वाभाविक रूप से विकास की सामान्य प्रवृत्ति का भाग बन जाते हैं और अन्य तरह से संयोग द्वारा प्रदत्त होते हैं, परंतु प्रगति या बाधा जैसी दुर्घटनाओं पर आधारित होते हैं जिनमें उन व्यक्तियों का संयोग चरित्र शामिल होता है जो आरंभ से आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मार्क्स ने इतिहास में 3 उपादान स्वीकार किए। पहला, घटना जो गति में दे सकता है या बाधा पहुंचा सकता है या परिवर्तन कर सकता है। दूसरा, एक संयोग दूसरे द्वारा प्रदत्त होता है, इस प्रकार अपने आप में नष्ट होकर दूसरे को स्थान दे देता है। तीसरा, संयोग का विशेष प्रदर्शन व्यक्तियों के चरित्र से होता है। विद्वान ट्राटस्की ने इसका समर्थन किया। स्पष्ट होता है कि संपूर्ण इतिहास संयोग के ईश्वर से प्रभावित है या विषय के लौह नियमों द्वारा शासित है। इतिहास में संयोग की उपेक्षा करना कठिन है। यह इतिहास को बाधा भी पहुंचाती है तो प्रवाह भी देती है। 1556 ईस्वी में हेमू के नेतृत्व में उदीयमान अफगान शक्ति को लुप्त हो जाना तथा अकबर की शक्ति का पुनः प्रतिस्थापित होना संयोग का प्रभाव था। कुछ विद्वान जैसे E.H. कार, P. गॉर्डिनर आदि इसे इतिहास की भूल मानते हैं और संयोग के कारणों को संज्ञा देते हैं। अब मैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करूंगा, यह है इतिहास के आर्थिक कारण। बर्टन रसल के अनुसार इतिहास के प्रत्येक घटना में आर्थिक कारण ढूंढना इतिहास को अनैतिक रूप देना है। यूरोप के औद्योगिकरण का मूल कारण आर्थिक नहीं अब तो वैज्ञानिक अनुसंधान रहा। रसेल का यह विचार तर्कसंगत नहीं। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट लिखा है कि आर्थिक कारण इतिहास की आधारशिला है। मनुष्य के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी निश्चित रूप से भौगोलिक परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार कार्य करता है। मानवीय इतिहास इन्हीं कारणों का परिणाम होता है। सर विलियम एशले ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में आंदोलनों के पीछे आर्थिक कारण का विशेष महत्व और भूमिका रही है। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का उत्थान सामाजिक तथा आर्थिक कारणों का परिणाम था। आर्थिक कारण ही वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक क्रांतियों का नेतृत्व करती हैं। अतः इतिहास के अध्ययन में आर्थिक कारणों की खोज करना चाहिए। आर्थिक संपन्नता शासकों को साम्राज्यवादी बना देती है, इत्यादि इत्यादि। वर्तमान समाज में अपराध, चोरी, डकैती, हत्या आदि आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम है। इतिहासकार ने इन कारणों की अनेक व्याख्याएं की है, यथा कारण तथा इतिहासकार, कारण तथा परिस्थिति, वास्तविक तथा मूल कारण, मूल्य संपृक्त कारण, व्यक्तिगत दृष्टिकोण का कारण, निहित भविष्य आदि। कारणों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करना इस पद्धति में अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता और इसका ही श्रेणीबद्ध किया जाता है। इनके आपसी संबंध निश्चित
किया जाता है तथा यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा प्रमुख कारण है जो घटनाओं या घटना का कारण है। टेने के अनुसार इतिहासकार तथ्यों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर घटना का कल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। कारणों के सूत्रबद्ध एवं श्रृंखलाबद्ध क्षमता पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक और संभाविता, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। भाग्यवाद तथा धार्मिक कारणों के अटूट आस्था रखने वाले इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में अवसंभाविता को देखते हैं। भारतीय तथा यूनानी युगचक्रवादी दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण मानव समाज का जीवन युगचक्र से प्रभावित होता है। मानव जीवन का दुख सुख युगचक्र द्वारा नियंत्रित होता है। पुरुषार्थ भी इसी द्वारा नियंत्रित है। अथक प्रयास के बाद भी मनुष्य भाग्य के प्रभाव को टाल नहीं सकता। भाग्यवादी इतिहासकारों का अवधारणा है कि मानव समाज के दुखों का अंत करने के लिए प्रत्येक युग में ईश्वर का अवतार होता है। हमारे यहाँ गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार परिवर्तित युग चक्र के अनुसार ऐतिहासिक घटनाएं अवसंभावी हैं। इतिहास की घटनाएं पूर्वांकित हैं, उनका घटित होना प्रायः निश्चित है। भौतिकवादी इतिहासकारों के अनुसार ऐतिहासिक घटनाएं सार्वभौमिक प्राकृतिक नियम के अनुसार घटती हैं। किसी साम्राज्य का उदय उत्थान तथा पतन की प्रक्रियाएं प्राकृतिक नियम के अनुसार होती हैं। इसकी तुलना शारीरिक विज्ञान से की जा सकती। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य संभावी है। बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था का क्रम प्राकृतिक है। मनुष्य अपने प्रयास से पतन को रोक नहीं सकता, बल्कि वह पतन की गति को कम प्रयास से धीमा या तीव्र कर सकता है। अतः नियमानुसार ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम निश्चित रूप से अवसंभावी है। E.H. कार ने इसे स्वीकार किया। कार्ल मार्क्स भी इससे सहमत है। मित्रों, ये तमाम विद्वानों के विचार आपके सामने प्रस्तुत किए गए। व्याख्या अपने हिसाब से करनी होगी और हम इस बात को आपके सामने केवल दार्शनिक पक्ष रखे हैं। इतिहास में ये घटनाएं सुनकर आपको ये लगा होगा कि ये तमाम दार्शनिक पक्ष क्या हैं, लेकिन सही पूछा जाए सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी के बाद कैजुअलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन भी विस्तृत होता जा रहा है और प्रचलन इतिहासकारों में हो रहा है। अगले वक्तव्य में हम कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे और आशा है कि आपके परीक्षा के उद्देश्य से कारणवाद के विषय में बहुत सारे विद्वानों के मत को हमने प्रस्तुत कर दिया, लाभदायी होगा। बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को एक सेकंड में आपको सुना दें। इतिहास में कारणवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इतिहास लेखन में आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए। इतिहास में कारण और परिणाम के संबंध पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इतिहास लेखन में नियतिवाद की व्याख्या कीजिए। इतिहास में संयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए आदि आदि। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस छोटे से वार्ता से जरूर कुछ लाभ हुआ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम इतिहास लेखन में कारणवाद और ऐतिहासिकता का महत्व। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर रहमान अली। उद्घोषिका थी शाजिया खान। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण
और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।